गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम दिव्या भूषण है और मैं आज से आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। आप लोग भी अपनी बुक निकाल लें और मेरे साथ देखें कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाना है आज। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर 11th, जिसका नाम है जीव जंतुओं के संचार माध्यम। संचार माध्यम ये होता है कि कैसे वो आपस में बात करते हैं। संचार का अर्थ होता है कम्युनिकेशन। जैसे आपको किसी से बातें करनी है, आपको किसी से कुछ कहना है, तो वो एक संचार कहलाता है। और जिस भी माध्यम से आप उससे बात करते हैं, यानी जिस भी साधन का प्रयोग करते हैं, वो माध्यम कहलाता है। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में कि आखिर क्या है। इसमें सबसे पहले कह रहा है सभी जीव जंतु अपने मुंह से आवाज़ें निकालते हैं। क्या कह रहा है? सभी जीव जंतु अपने मुंह से आवाज़ें निकालते हैं। हाँ, आपने सभी जानवरों की आवाज़ें सुनी होंगी। जैसे हम आपस में कुछ ना कुछ आवाज़ निकाल के बातें करते हैं, वैसे वो भी आपस में बातें करने का कार्य करते हैं। कोई दहाड़ता है, कोई चिंघाड़ता है, कोई चहचहाता है, तो कोई किलकारी मारता है। इसमें क्या कह रहा है कि जैसे हम सभी एक नॉर्मल आवाज़ में बात करते हैं, उस तरह किसी जानवर की अलग अलग तरह की आवाज़ होती हैं। कोई दहाड़ने का कार्य करता है, जैसे शेर की आवाज़ आप लोगों ने सुनी होगी, कहीं पे लिखा पढ़ा होगा कि वो दहाड़ने का कार्य करता है, या किसी टीवी में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा। रियल में तो नहीं देखा होगा, बट कहीं ना कहीं देखा होगा आपने। तो वो क्या करता है? दहाड़ता है। कोई चिंघाड़ता है, जैसे हाथी को देखा होगा कभी चिंघाड़ते हुए, रियल में भी हो सकता है आप सभी ने सुना हो हाथी को, वो चिंघाड़ने का कार्य करता है। कोई चहचहाता है, चहचहाता जैसे चिड़िया लोग चहचहाती हैं, जब वो बोलती हैं चींची की आवाज़ आती है, जिसे हम लोग चहचहाना कहते हैं। इन आवाज़ों में फ़र्क होता है। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट आवाज़ें होती हैं। जैसे मनुष्यों में किसी की आवाज़ धीमी, किसी की तेज होती है, उसी तरह जानवरों में भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा दहाड़ना, चिंघाड़ना, तो ये सब क्या है? डिफरेंट तरह की आवाज़ें निकलती हैं। सभी का वॉल्यूम अलग होता है, सभी के कहने का कुछ अंदाज़ अलग होता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जीव जंतु कुछ बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करते हैं? अच्छा, कभी आपने जो आवाज़ें सुनी हो किसी की भी जानवर की, जैसे आपके आसपास जो देखने को मिलते हैं, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बकरी हो गया, गाय भैंस हो गया, जब आप इनकी आवाज़ें सुनते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ, ये भी आपस में कुछ कह रहे हैं? अन्यथा वो ये आवाज़ें क्यों निकालें? सही बात है, उन्हें कुछ बातें करनी होंगी आपस में, तभी तो आवाज़ें निकालेंगे। आप कब बोलते हो? जब आपको किसी दूसरे से बातें करनी होती है, चाहे वो आपके दोस्त हों या आपके कोई परिवार वाले हों या कोई अन्य व्यक्ति हो। आप उनसे बातें करते हैं तभी तो अपनी आवाज़ें निकालते हैं, तभी तो कुछ कहते हैं, वरना आप शांत ही रहते हैं। इस प्रकार जानवर भी होते हैं, जब उन्हें किसी अपने साथी जानवर से या किसी से कुछ कहना होता है, तभी वो इस तरह की आवाज़ें निकालती हैं। वैज्ञानिक खोजें इस तथ्य को स्पष्ट करने में प्रयत्नशील हैं कि जिस प्रकार मानव के पास अपनी भावना, इच्छा, वेदना, खुशी आदि प्रकट करने के लिए भाषा संचार माध्यम है, ठीक उसी प्रकार जीव जंतुओं के भी अपने निराले संचार माध्यम हैं। अच्छा, वैज्ञानिक जो खोज हैं वो इसको तथ्य को प्रयत्न कर रही हैं इसको जानने का, कि जैसे हम लोग आपस में अपनी कोई भावना प्रकट करते हैं, अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि हम क्या चाहते हैं। जैसे आप कुछ चाहते हो, आपको खेलने का मन है, तो आप अपने मम्मी पापा से कहते हो ना मैं खेलने जा रहा हूँ, अपनी एक तरह की इच्छा प्रकट करते हैं। या आप खुश हैं, वेदना यानी आपको कोई दुख है, तो आप बताते हैं आज मैं खुश हूँ इस चीज़ को लेकर, या अपनी खुशी जाहिर करते हैं हंस के। कोई दुख है तो रोते हैं या कुछ बोलते हैं। तो क्या ऐसे जानवर की भी कोई संचार माध्यम है जिससे वो अपनी इच्छा अपने जो भी उनके पेरेंट्स हैं उनको बताते हैं, या अपने साथियों को बताते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ? जानवर की भी तो कोई ना कोई होता होगा जिससे वो खुश होते होंगे या दुखी होते होंगे, तो क्या वो इसको भी प्रकट करते हैं? आपको यह बात पढ़कर आश्चर्य हो रहा होगा, परंतु यह सच है। हो सकता है आप में से कोई ये आश्चर्य कर रहा हो कि जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं दोस्तों से, क्या जानवर भी करते हैं? लेकिन यह सच है कि वो भी आपस में उसी तरह बात करते हैं। तो आगे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अब इस चैप्टर में। इसमें कह रहे हैं मानव की जिज्ञासा आज इस पहेली को सुलझाने समझने के लिए उतावली हो रही है। जी हाँ, हम मानव क्या होता है ना, वो बचपन से उसका स्वभाव जो होता है ना, वो जिज्ञासु टाइप का होता है। हम कुछ भी देखते हैं तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों है। तो आपने भी जैसे देखा इसमें कि हाँ, जानवर भी आवाज़ें निकाल रहे हैं, तो वो सोचने लगा कि अच्छा जानवर क्या बातें करते हैं। जैसे हमारी भाषाएँ होती हैं, हिंदी होती हैं या इंग्लिश होती हैं, तो जानवर की कौन सी भाषा है, वो किस भाषा में बातें करते हैं और क्या बोलते हैं वो आपस में। तो वो ये जानने के लिए बहुत उतावली हो रही है कि हम भी जान लें। शायद आप भी जानना चाह रहे होंगे, तो वो इसीलिए तरह तरह के इस पहेली को सुलझाने का कोई ना कोई प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है इसमें, क्या बातें करते हैं। अनेक वैज्ञानिक भिन्न भिन्न जंतुओं की भाषा और भाषा संकेत समझने के लिए इस तरह के कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक हैं, मतलब आम भाषा तो हम लोग आम जो मनुष्य हैं वो तो नहीं जान पाएंगे कि आखिर वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं, जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इसका परीक्षण कर रहे हैं, वो उनको ऑब्जर्व करते हैं,
पशु पक्षियों को रखकर उन पे देखते हैं, उन पे कई तरह के प्रयोग करते हैं कि आखिर ये क्या बोल रहे हैं, उसने ये बोला है तो इसका क्या संकेत हो सकता है, इस तरह की आवाज़ें निकाली हैं तो वो क्या कहना चाह रहे होंगे। बहुत से जीव जंतुओं की भाषा समझने में उन्होंने सफलता भी पाली। हाँ, जिस तरह प्रयोग हो रहे हैं उस तरह कुछ वैज्ञानिक क्या हुए हैं, वो सफल भी हुए हैं कि हाँ, वो इस टाइम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जब उनको ये कहना होता है तो वो ये करते हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, उनके दिन भर की स्थिति परिस्थिति, उनके हर तरह के आवरण को वो परीक्षण कर रहे हैं। जीव जंतुओं की भाषा केवल ध्वनि माध्यम ही नहीं बल्कि संकेत माध्यम, गंध माध्यम तथा कुछ सीमा तक व्यवहार माध्यम भी होती है। इसमें कहने का क्या अर्थ है कि जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी जो ध्वनि माध्यम है, केवल ध्वनि से ही वो मतलब आवाज़ें निकाल कर ही वो बातें नहीं करते, जैसे हम सभी आवाज़ निकाल के तो बातें कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी संकेत माध्यम और गंध माध्यम तथा कुछ सीमा तक व्यवहार के माध्यम से भी होती है। अच्छा, संकेत माध्यम क्या हो गया, जैसे हम कभी बातें तो कर ही रहे हैं आपस में, लेकिन हम कभी कभी कुछ इशारे करते हैं, जैसे किसी को बुलाना हुआ तो आप ऐसा हाथ देके बुलाते हो, कहीं जा रहे हो वापस आप बाय करने का वो करते हो, सिग्नल हाय करते हो साइन। तो ऐसे ही क्या होता है कि जानवरों में भी कुछ संकेत होता है, जब वो इस प्रकार का संकेत देते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि अच्छा वो ये कह रहा है। जैसे आपने किसी को ऐसे करके बुलाया तो वो समझ जाता है कि आप उसको अपनी ओर बुला रहे हो। उस तरह जानवरों में भी कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिसके माध्यम से भी वो कभी कभी बातें करते हैं। अच्छा, हम लोग क्या है, जैसे किसी ने पूछा तो आप जरूरी नहीं कि हर बार हाँ बोलो, अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप सर ऐसे ही बुलाते हो, ना है तो आप सर ऐसे ही हिलाओगे। तो ऐसे उनके भी कोई ना कोई संकेत माध्यम होते हैं। तथा गंध माध्यम क्या होता है, जैसे अलग अलग जो जानवर होते हैं उनकी कुछ अलग महक होती है, तो वो जब आपस में होते हैं, जैसे आपने कभी खरगोश देखा हो तो उसके पास भी एक अजीब महक आती है, तो वो क्या होता है, वो अपने महक से पहचान जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे इस प्रकार का जानवर हो सकता है, या ये महक आ रही है तो यहाँ पर कोई है जो ये जानवर है। सीमा तक व्यवहार माध्यम, हाँ व्यवहार से भी होता है, जैसे कभी कभी आपके व्यवहार से भी पता चल जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप दुखी हो तो आपको बहुत सैड सा व्यवहार होता है, आप ज़्यादा प्रफुल्लित नहीं होते हो, ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं हो, उस टाइम बहुत शांति के किनारे बैठे होते हो तो आपके व्यवहार से लग जाता है कि दुखी हो। तो आप खुश होते हो तो चहक रहे होते हो एकदम से, आपके दोस्तों को देखते ही, आपका कोई दोस्त बहुत खुश है, जब उसका फेस ऐसे स्माइली वाला होता है तो आप देखते ही समझ जाते हो कि हाँ आज ये बंदा बहुत खुश है। तो इस माध्यम से भी वो समझ जाते हैं कि आखिर सामने वाले की क्या परिस्थिति है या स्थिति है। दरअसल प्रकृति ने सभी जीव जंतुओं को आपस में बातचीत और संपर्क करने के लिए अनेक प्रकार के संचार माध्यमों से लैस किया। हाँ, जो हमारी प्रकृति ही बनी है ऐसे, जैसे प्रकृति ने तो मनुष्यों को भी बनाया है और जीव जंतुओं को भी बनाया है, बस हाँ कि वो अलग तरह के हैं, हम अलग तरह के हैं, लेकिन हम सभी को जैसे बातचीत करने के लिए, आपस में संपर्क करने के लिए हम जैसे बोल रहे हैं, वैसे उन्होंने जानवरों को भी ये दिया हुआ है, लैस किया हुआ है इस चीज़ों से कि वो भी आपस में बातें कर सकें, उन्हें भी आवाज़ दी है, उन्हें भी गला दिया गया है। इसका इस्तेमाल वो स्थिति परिस्थिति के अनुसार करते हैं। हाँ, जैसे उनको जो आवाज़ें मिली हैं वो उसी हिसाब से अपनी जैसी भी उनकी स्थिति होती है उसके अनुसार उसका प्रयोग करते हैं। जैसे उनको कई तरह की भाषा निकालने का, कई तरह की आवाज़ें निकालने का वो जो दिया गया है, वो क्या करते हैं, उसको अलग अलग परिस्थिति में बोलते हैं। जैसे हमें भी दिया गया है, हम जब खुश होते हैं हमारी अलग तरह की आवाज़ होती है, जब दुखी होते हैं तो एकदम शांति आवाज़ हो जाती है। तो हमारी जैसी परिस्थिति होती है उस तरह की आवाज़ निकालते हैं, या गुस्सा हो तो एकदम से खतरनाक से बोलने लगते हो। तो ऐसे ही जो अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग समय में आप अलग अलग बात करते हो। जब खुश होगे तो अलग तरह से बातें करोगे, दुखी होगे तो अलग तरह से बातें करोगे, साथ ही आपको कुछ और कहना होगा तो आप अलग तरह से बातें करोगे। वैसे जीव जंतु में भी बांट दिया गया है कि उनकी जैसी स्थिति होगी वो उस तरह की आवाज़ें निकालेंगे। इसके आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। टिड्डों की भाषा ध्वनि भाषा है, ये ध्वनियाँ अपने पिछले पैरों को पंखों पर रगड़ कर पैदा करते हैं। अच्छा, जो टिड्डों की भाषा है वो कैसी है, वो ध्वनि भाषा है, यानी वो बोलकर आपस में बातें करते हैं। और ये क्या करता है, पिछले जो पैर होते हैं, टिड्डे आपने देखे होंगे, शायद बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, मे भी शायद किसी ने ना देखे हों। ये ग्रीन कलर के होते हैं, घास वास में रहते हैं, तो इनके पैर के पीछे जो होता है वो पंख होता है, तो ये उसको जब आपस में रगड़ते हैं तो आवाज़ें निकलती हैं, तो ये उसी आवाज़ को निकाल कर आपस में बातें करते हैं या संपर्क करते हैं। टिड्डों की ध्वनि भाषा में लगभग 12 प्रकार के प्रमुख शब्द होते हैं। अच्छा, ये जिस तरह मतलब आवाज़ें निकालते हैं, ऐसी आवाज़ निकालेंगे तो ये शब्द बनेगा, ये ऐसी आवाज़ें निकाले हैं तो ये शब्द, इस तरह करके उनके प्रमुख जो होते हैं वो 12 शब्द होते हैं, मतलब प्रायः वो जिसका प्रयोग करते हैं। इन 12 शब्दों को उपयोग वे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग रूप से करते हैं। अच्छा, जैसे भी मैंने बताया ना, हमेशा भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ होती हैं, कभी खुशी, कभी दुख हो गया, या कोई नुकसान, मतलब कहते हैं ना कोई आक्रमण हो गया, कोई दुश्मन उनके ऊपर वो कर दिया, तो एक खतरे वाली जो स्थिति होती है उस टाइम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे उनकी स्थिति रहेगी वैसे वो शब्द निकालते हैं।
शिकार, दुश्मन का आगमन, भोजन संबंधी बच्चों को बुलाने आदि बातों पर विशेष प्रकार पर अपने लगभग समान अर्थ होते हैं। हाँ, देखिए आगे भी यही कह रहा है कि जब वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं तो कुछ आवाज़ें जो होती हैं वो उनके शिकार का संकेत देने की होती हैं कि हाँ शिकार करने चलना है। वो जब ये बोल रहे होते हैं तो अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। जब दुश्मन का आगमन होता है, कोई दुश्मन उन पर हमला करने वाला होता है, तब वो अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। साथ ही जब उनको भोजन संबंधी बातें करनी हो तो वो दूसरे प्रकार की ध्वनि निकालेंगे अपने पंखों से रगड़कर। उनको अपने बच्चों को बुलाना है, जैसे आप माता पिता बुलाते हैं आपको, तो उसी तरह वो भी अपने बच्चों को बुलाते हैं। तो क्या करेंगे, वो अलग तरह की ध्वनि निकालेंगे। जब उस तरह की ध्वनि आएगी तो जो उनके बच्चे हैं जब वो सुनेंगे, अच्छा ये ध्वनि हो रही है, यानी मम्मी पापा ये कहना चाह रहे हैं हमें जाना है वापस। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। गिलहरी की चिक चिक ध्वनि आप सबने सुनी होगी। शायद आपने गिलहरी भी देखा होगा, बहुत हम लोग के आसपास रहती है। तो वो क्या करती है, चिक चिक करके आवाज़ें निकालती है। पर वे क्या बोलती है आप जानते हैं? अच्छा, वो चिक चिक जब करती है आपको समझ में आता है कि क्या बोल रही है आपस में बातें तो करती होंगी ना चिक चिक करके, आप सुनते भी हो, लेकिन आपको वो केवल चिक चिक समझ आता है और उसके अलावा वो क्या कह रही है वो आप नहीं समझ पाते हो। गिलहरी वैसे तो चिक चिक की विशेष ध्वनि करती है, परंतु विशेष परिस्थितियों में वे 2 तरह की चीखने की आवाज़ें निकालती हैं। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, वैसे तो वो दिन भर बस चिक चिक करके बातें करती हैं जो आप सुनते हो, लेकिन जब उनकी कोई विशेष परिस्थिति होती है उसमें वो 2 तरह की चीखें निकालती हैं, मतलब चीखने का काम करती हैं, वो चिल्लाने का। तो वो 2 प्रकार की होती है, एक अलग तरह की चीख होती है और एक अलग तरह की चीख होती है। इसका अर्थ होता है कि आकाश में शत्रु पक्षी उन्हें हानि पहुंचाने आया है, अतः तुरंत जमीन पर बने बिल में छिप जाओ। अच्छा, जब वो पहले तरह की चीख निकालती हैं तो उसका अर्थ क्या होता है कि आकाश माध्यम से उनका कोई दुश्मन आ रहा है, हो सकता है कोई बड़ा पक्षी हो जो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या करना है, बिल में छुप जाना है। जब एक गिलहरी ने उस तरह की चीख निकाली तो बाकी गिलहरियाँ सुन के समझ गई कि अच्छा इसने किसी दुश्मन को देख लिया है आते हुए, हमें क्या करना है, बिल में छुप जाना है। वो छुप जाती हैं। इसी तरह जब दूसरे ढंग की ध्वनि करती हैं उसका अर्थ होता है जमीन खोदकर कोई शत्रु उन्हें हानि पहुंचाने आया है, अतः बिल के दूसरे रास्ते से पेड़ पर चढ़ जाओ। अच्छा, जब वो दूसरी तरह की ध्वनि चीख निकालेंगी तो क्या मतलब होगा कि उनका कोई दुश्मन है जो बिल से आ रहा है। हो सकता है किसी गिलहरी ने देख लिया हो कि अंदर से जो बिल है जहाँ पे वो रहती हैं वहाँ से कोई दुश्मन आ रहा हो, जैसे बिल वगैरह में अक्सर सांप आ जाते हैं। तो जो एक गिलहरी ने देखा तो वो उस तरह की चीख निकालेगी, तो बाकी गिलहरियाँ कहूँगी समझ जाएंगी कि हाँ बिल में कोई दुश्मन है, हमें बिल छोड़कर बाहर जाना है। तो वो बिल से निकलकर बाहर भाग जाएंगी और पेड़ों पे चढ़ जाएंगी। हाँ, अगर अपने बिल से निकली हैं तो बाहर कहीं ना कहीं पेड़ पौधों में ही वो छुपने का कार्य करेंगी। आगे क्या कह रहा है, जीव जंतुओं के पास मानव जैसा विशिष्ट शब्दकोश तो नहीं होता, वे कुछ सीमित ध्वनियों, संकेतों, भावों और व्यवहार से ही अपना काम चला लेते हैं। हाँ, सही बात है। हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, हम क्योंकि यूज़ ही बहुत सारे शब्दों का करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे शब्द अपने आप बनने लगते हैं। जैसे आप अभी मोबाइल का यूज़ कर रहे हो, टीवी का यूज़ कर रहे हो, फ्रिज का यूज़ कर रहे हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हो, साइकिल का यूज़ कर रहे हो, ऐसे इन सारी चीज़ों से मिलते जुलते आपको नए नए शब्द मिलने लगते हैं, नए नए शब्द इन्वेंशन होने लगते हैं। लेकिन क्या है, जानवर को क्या है, उनको तो कोई काम नहीं है, पढ़ना लिखना है नहीं, काम धंधा करना नहीं है, पैसे नहीं कमाने हैं, उनको टीवी नहीं देखना है कि आपकी तरफ वो भी गाना सुनेंगे, सीरियल देखेंगे, वो ऐसा नहीं करते हैं। तो उनके पास शब्दों की कमी होती है। वो केवल प्रायः अपना खाना खाने का काम करते हैं, पेट भरने का काम करते हैं, और उनके ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है तो उससे बचने का कार्य करते हैं। मतलब एक तरह का उनका जीवन का निर्वाह ये है कि दुश्मनों से बचे रहना है, खुद को बचाए रखना है और भोजन करना है। भोजन भी ऑब्वियसली वो जिंदा रहने के लिए करते हैं, क्योंकि भोजन तो भाई सभी करते हैं और ये आवश्यक भी है। तो उनके जो शब्द होते हैं वो इसी से मिलते जुलते होते हैं। उन्हें भोजन करना है तो वो दूसरे को इससे संबंधित कुछ बातें कहेंगे, या कोई दुश्मन आ रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो नॉर्मली उनकी इसी के बीच में शब्द रह जाते हैं। जैसे कुछ जीवों में ध्वनि संकेतों के अलग अलग अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए बुलाने का संकेत, जाने का संकेत, घर देखने या कहीं घोषणा बनाने का संकेत। अच्छा, वो क्या कह रहा है, कुछ वो ध्वनि संकेत भी करते हैं, जैसे हम लोग भी कुछ कभी कभी संकेत करते हैं, हाँ नाम में सर हिलाकर या हाथ दिखाकर संकेत जैसे किया, वैसे उनके में भी संकेत होते हैं। और ये संकेत क्या होता है, बुलाने का संकेत, जैसे हम लोग बुलाते हैं वैसे उनके भी कोई संकेत होते हैं, जिस तरह का वो इशारा करते हैं तो दूसरा समझ जाता है कि हाँ ये हमें बुला रहा है। या जाने का संकेत करते हैं जिससे वो दूसरा समझ जाता है कि ये जा रहा है। घर देखने या कहीं घोंसला बनाने का संकेत। अच्छा, उनको कहीं घोंसला बनाना है, किसी चिड़िया को कहीं घोंसला बनाना है तो वो कुछ इशारे करेगी, कोई संकेत देगी जिससे दूसरी चिड़िया जो होगी वो समझ जाएगी कि हाँ ये घोंसला बनाने की बातें कर रही है यहाँ पर। अपनी अथवा किसी अपरिचित या शत्रु की उपस्थिति का संकेत।
तो क्या करते हैं, जब उनको कोई अपरिचित आते दिखा, जैसे जिसको वो नहीं जानते हैं, जैसे कई मतलब चिड़िया आपस में रह रही हैं साथ में, लेकिन जब कोई बाहरी कोई आ गया, पशु पक्षी कोई जो उनको नुकसान पहुंचाता है या अपरिचित है जिसे वो नहीं जानते हैं, जैसे रोज़ देख रहे हैं उसको, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ मैंने रोज़ देख रहे हैं, उनको जानते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन कोई जब बाहरी आता है, जैसे आपके घर में ही आपके जो जाने पहचाने वाले वो होते हैं, तो आप तो देख के समझ जाते हैं अच्छा ये है हमें से कोई। लेकिन जब कोई बाहरी आता है तो आप जानने का प्रयास नहीं करते, अपने मम्मी पापा को बताते हो कि कोई बाहर से आया हुआ है। तो वैसे वो भी एक संकेत करते हैं कि हाँ कोई अपरिचित है जो इस वक्त यहाँ मौजूद है या आ रहा है। साथ ही कोई शत्रु आ गया, शत्रु जैसे जो उनसे बड़े पक्षी हो गए, जैसे छोटी छोटी चिड़ियों के लिए क्या होता है ना, जो बड़े पक्षी होते हैं, या कोई सांप वगैरह आ गया, तो जब इस तरह का कोई शत्रु आता है तो भी वो कोई ना कोई संकेत देते हैं। कुछ पक्षी ध्वनि संकेत के अलावा चोंच से अथवा पंखों के अलग अलग ढंग से फड़फड़ाकर संदेश पहुंचाते हैं। अच्छा, जो पक्षी हो गए उनके जो पंख होते हैं, आपने कभी देखा होगा, कभी कभी वो फड़फड़ाते भी हैं, नहीं भी देखा होगा तो भी वो इस कार्य को करते हैं। तो जरूरी नहीं कि देखो हम हमेशा आवाज़ निकाल सकें या बोल सकें, कभी कभी हमें संकेत का भी प्रयोग करना पड़ता है। हो सकता है कि हमारी आवाज़ से कोई शत्रु है जो आगाह हो जाए कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है, तो वो क्या करते हैं, अपने पंख को फड़फड़ाकर दूसरे पक्षी को बताते हैं, जिससे वो दूसरा समझ जाता है पंख फड़फड़ाने की आवाज़ से कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ वो संकेत दे रहा है या वो ये कहना चाह रहा है। आगे कह रहा है इसमें, एक सेकेंड, इसमें कह रहा है मधुमक्खियां संप्रेषण के लिए ध्वनि माध्यम के साथ संकेतों का भी प्रयोग करती हैं। अच्छा, संप्रेषण यही चीज़ हो गई, बातें करना एक दूसरे से, जो हम कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरह से आपस में बातें करते हैं उसी को संप्रेषण कहते हैं। यानी एक अपने भाव को दूसरे तक पहुंचाना, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना, चाहे वो जो इस भी माध्यम से हो। इसमें क्या कह रहा है कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो तो मतलब आवाज़ तो निकालती ही हैं, ध्वनि तो करती हैं, साथ ही वो संकेत भी देती हैं। जैसे हम लोग भी किसी संकेत में बात करते हैं, वैसे वो भी कोई संकेत देती हैं। जर्मन विशेषज्ञ डॉक्टर फान फ्रिश ने मधुमक्खियों की इस भाषा को समझने के लिए गहन अध्ययन किया। अच्छा, जो जर्मन के विशेषज्ञ थे जिनका नाम था डॉक्टर फान फ्रिश, इन्होंने क्या किया, मधुमक्खी की जो भाषा थी उसको समझने के लिए उन्होंने गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन यानी बहुत ज़्यादा उसको गहराई से जाकर पढ़ाई की कि आखिर मधुमक्खियाँ क्या कहती हैं और उनकी क्या भाषा है। उन्होंने बताया कि जो मधुमक्खियाँ श्रमिक वर्ग की होती हैं वे भोजन ढूंढने और लाने का कार्य करती हैं। अच्छा, जब वो उसके ऊपर अध्ययन कर रहे थे, उसको देख रहे थे, उसके ऊपर परीक्षण कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उन्होंने क्या बताया हमको उस चीज़ को पढ़ के कि जो श्रमिक वर्ग यानी श्रमिक जो श्रम करने वाले होते हैं, वो जो होती हैं वो क्या करती हैं, भोजन ढूंढती हैं और उन्हें लाने का कार्य करती हैं। यानी मधुमक्खियों को बांटा गया है कि आप जाइए और बाहर जाकर ढूंढिए। अच्छा, वो क्या ढूंढती है, जैसे आपने देखा होगा फूल वूल पे बैठकर उसका वो ले आती है ना, फिर शहद बनाती हैं, ऐसे ही वो भोजन को ढूंढती हैं और लेकर आती हैं। भोजन खोजकर अपने स्थान पर आकर नृत्य शुरू कर देती हैं। अच्छा, जब उन्होंने ये देखा, उसके ऊपर परीक्षा करने लगे, तो वो उनको ऑब्जर्व करने लगे, उनको देखने लगे कि आखिर ये क्या करती हैं। तो उन्होंने क्या देखा इस चीज़ को अध्ययन करके कि वो जाती हैं, भोजन ढूंढती हैं, जब उन्हें भोजन मिल जाता है तो घर आके वो डांस करती हैं। अच्छा, आप भी कुछ ऐसे देखो, जब आपको कुछ खुशी मिल जाए या कुछ बढ़िया चीज़ मिल जाए, आपका फेवरेट पिज्ज़ा पास्ता मिल जाए, ऐसा कुछ कभी कभी हो सकता है, आप भी डांस करने लगते हो खुशी के मारे। तो वैसे वो आती हैं और हमेशा नृत्य करने लगती हैं, नृत्य मतलब डांस करने लगती हैं। इसके जरिए वे अन्य श्रमिक मक्खियों को जानकारी देती हैं कि भोजन कहाँ मिल रहा है। अच्छा, जब वो डांस करती हैं तो वो सिर्फ खुशी के मारे डांस नहीं करती हैं, उनका ये एक संकेत देना भी होता है, जिससे दूसरी मधुमक्खी समझ जाती है कि हाँ कहीं भोजन मिल रहा है। इससे क्या होता है ना, दूसरी मधुमक्खी को ये बता पाती हैं कि हाँ यहाँ भोजन है, ताकि वो भी जाकर उसे ले सकें। उनके संकेत पर अन्य श्रमिक मक्खियाँ उस स्थान पर जाकर भोजन ले आती हैं। अच्छा, जब संकेत मिल गया तो अन्य क्या करती हैं, जैसे आपको कहीं पता चल गया कि हाँ यहाँ पे कुछ रखा है खाने का, आपका किसी भाई बहन कुछ है, उसने लिया, उसने बताया आपको, तो आप भी जाके उस चीज़ को लेते हो। ऐसे मधुमक्खियाँ भी करती हैं। जब उन्होंने देखा कि हाँ वो डांस कर रही है यानी कहीं भोजन मिल रहा है, तो वो भी जाएंगी और भोजन वहाँ से इकट्ठा कर लेंगी। इस नृत्य भाषा से भोजन कितना, कहाँ और कितनी दूरी पर है, इन सभी बातों की जानकारी होती। अच्छा, वो जब डांस करती हैं, जैसे हम लोग भी कई फॉर्म में डांस करते हैं ना, आप लोग भी इनका जब करते होगे अलग अलग स्टाइल में करते होगे, तो ऐसे भी उनकी अलग अलग स्टाइल होती है। तो एक अलग स्टाइल होती है जिससे ये पता चलता है कि अच्छा भोजन कहाँ है, कितना है और कितनी दूरी पर है। जब अलग तरह की स्टाइल करेंगी तो पता चल जाएगा दूरी कितनी है और कितना भोजन है। ऐसे करके वो जानकारी दूसरे मधुमक्खी तक पहुंचा देती हैं। दूसरा मधुमक्खी समझ जाता है अच्छा यहाँ पे रखा हुआ है, इतना भोजन है, हमें इस तरह लाना है, तो वो जाके लेकर आता है। मधुमक्खियों की नृत्य भाषा 3 प्रमुख प्रकार की होती हैं, जिनका इस्तेमाल वे दूरी, दिशा और भोजन सामग्री की मात्रा के अनुसार करती हैं।
अच्छा, वो जो डांस करती हैं वो 3 तरह के होते हैं, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा बांटा गया है कि जब वो इस तरह का डांस करेंगी तो वो भोजन जो उनकी है दूरी बताएगा, साथ में जब वो दूसरा एक तरह का डांस करेंगी तो वो दिशा बताएगा। तो वो दूसरी मधुमक्खी क्या होती है, समझ जाती है हमें किस दिशा की ओर जाना है। ऐसा तो है नहीं कि वो उसके साथ जाएगी, चलो तुमको दिखाते हैं कहाँ पे मिल रहा है खाना, नहीं, वो डांस अपना करके बताती है, वो अंदाज़ा लगा लेती है दूसरी मधुमक्खी कि हमें इतनी दूरी पर जाना है और इस दिशा में जाना है। भोजन की सामग्री क्या है, उसकी मात्रा क्या है, उसके अनुसार वो डांस करके दिखा देती है। ये 3 प्रकार का होता है, चक्राकारी नृत्य, थिरकन भरा नृत्य तथा नृत्य में अर्धचंद्राकार परिवर्तन। अच्छा, चक्राकार मतलब जो घूमता है चक्र की तरह, उस तरह का नृत्य, और एक होता है थिरकन भरा, उसमें वो थिरकती हैं, और तीसरा होता है अर्धचंद्राकार, इसमें वो आधे चंद्रमा का वो कुछ स्टाइल करती होंगी और वो करके बताती हैं डांस में। उदाहरण के लिए नृत्य भाषा का प्रयोग श्रमिक मक्खी तब करती है जब भोजन का स्थान पास ही होता है। अच्छा, जो इसमें दिया गया है ये नृत्य भाषा वो तब करती हैं जब कहीं आसपास उनको भोजन मिल रहा हो, बहुत दूरी का वो नहीं करती, क्योंकि बहुत दूरी क्या होता है ना कि वो भटक जाएंगी रास्ता, तो वो नॉर्मल सी जो आसपास की दूरी होती है जहाँ तक दूसरी मधुमक्खी जा सकती है वो वहाँ तक का ही उसे करके बताती हैं। भोजन दूर होने पर नृत्य में परिवर्तन आता है तथा गति तेज हो जाती है। अच्छा, जब भोजन इससे ज़्यादा दूरी पे रखा हो, थोड़ा सा और ज़्यादा दूरी पे रखा हो, तो वो क्या करती हैं, तेज़ तेज़ डांस करने लगती हैं और उनके नृत्य में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। जैसे दूसरी मधुमक्खी जो होती है समझ जाती है कि अच्छा भोजन आसपास नहीं है, जब धीमे गति में कर रही है तो समझ जाएंगी कि अच्छा इतने के पास में रखा हुआ है, हमें यहीं पर ठहर जाना, हमें यहीं पर मिल जाएगा। लेकिन जब उससे ज़्यादा तेज़ कर रही हैं तो वो समझ जाती हैं कि अच्छा हमें और दूर जाना है, तो वो और दूर का रास्ता तय करती हैं भोजन लेने के लिए। चक्राकार आकृति में उड़ती हुई मधुमक्खियाँ अंग्रेजी के 8 अंक के आकार में नृत्य करके भोजन का पता लगाती हैं। अच्छा, वो अंग्रेजी में जैसे आपने देखा 8 ऐसे बनता है, वो उस तरीका बनाकर डांस करते हुए ये बताती हैं कि भोजन का पता लगाती हैं कि वो कहाँ रखा है। फिर 8 अंक वे नृत्य करके कितनी बार दोहराएंगी उससे दूरी का आभास होता है। अच्छा, वो 8 बार का जो बनाती हैं नृत्य करते हुए ऐसे करके, वो जब घूम के जाके जो बनाएंगी वो उसमें होता है कि वो कितनी बार बना रही हैं उसको, उससे वो दूरी पता चलता है। 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, 3 बार बनाया तो इतनी दूरी है, 4 बार बनाएंगी तो इतनी दूरी है। भटकी हुई मधुमक्खियों को दूसरी मधुमक्खियाँ इसी नृत्य भाषा से अपने स्थान का पता भी बताती हैं। अच्छा, कोई मधुमक्खी भटक गई तो जो दूसरी मधुमक्खियाँ हैं वो ऐसे नृत्य करेंगी, ऐसी भाषा बनाएंगी तो वो अपने स्थान का पता बता देंगी कि हम इस तरह का बना रहे हैं, कोई सिग्नल दे रहे हैं, इस तरह का डांस कर रहे हैं, तो यानी हम इस जगह पर हैं। तो दूसरी मधुमक्खी समझ जाएगी कि हाँ हमें इस ओर जाना है। तो आज के लिए आपका इतना ही का है, इसके आगे हम लोग कल की क्लास में नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, और कहीं भी आपको जो है जो ना समझ आया हो और आपको लगता हो आपको दोबारा पूछना चाहिए तो आप अपने क्वेश्चंस छोड़ें। और साथ ही मुझे ये बताएं कि क्या आपको ऐसे वीडियो समझ में आ रहा है या मैं आपको किताब दिखाकर उस वीडियो को बनाऊँ जिससे आप ज़्यादा समझ सकें। आपको जो भी बेटर लगे आप उस तरीक़ों को बताइए। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।